जय हिंद डिफेंस लवर्स। आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। रफाल डील के लिए फ्रांस ने मानी है अधिकतर रिक्वायरमेंट्स। भारत के स्पेस स्टार्टअप ने अनवील किया भारत का पहला FFSC रॉकेट इंजन। हेलीकॉप्टर के लिए RNP कैटेज को ऑपरेशनलाइज करने वाला HAL का एयरपोर्ट बना भारत का पहला एयरपोर्ट। और ISI हमास के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर को टारगेट करने की कर रही है कोशिश। फ्रांस ने औपचारिक रूप से 114 रफाल फाइटर्स वाली डील के लिए भारत के लेटर ऑफ रिक्वेस्ट का रिस्पांस सबमिट कर दिया है, जिसे अब रक्षा मंत्रालय की एक्विजिशन विंग और भारतीय वायुसेना एग्जामिन कर रही है। और जैसे कि पहले की रिपोर्ट्स में कहा गया कि 114 रफाल में से 94 रफाल भारत में लोकली मैन्युफैक्चर किए जाएंगे और वो भी टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के साथ, और बाकी के 20 जेट्स अर्जेंट रिक्वायरमेंट्स को पूरा करने के लिए डायरेक्टली फ्रांस से आएंगे। और ये लगभग 3.25 लाख करोड़ रुपीज़ की डील होगी। और द प्रिंट की रिपोर्ट के मुताबिक फ्रेंच फर्म डसॉल्ट एविएशन ने रफाल फाइटर एयरक्राफ्ट की भारत में फाइनल असेंबली लाइन को स्टैब्लिश करने के लिए टाटा ग्रुप के साथ पार्टनरशिप वाले प्रस्ताव को भी पेश किया है। और ये पहली बार होगा जब डसॉल्ट एविएशन रफाल की असेंबली लाइन फ्रांस से बाहर किसी और देश में स्थापित करेगी। और द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि फ्रेंच गवर्नमेंट का जो एक टेक्निकल और कॉमर्शियल सबमिशन है, तो इसमें 114 रफाल फाइटर्स के एक्विजिशन के अलावा एक डिटेल्ड इंडस्ट्रियल पार्टनरशिप रोड मैप भी शामिल है, जिसमें इस प्रोग्राम से जुड़ी हुई 4 फ्रेंच और यूरोपियन कंपनीज भी शामिल हैं, जिसमें मिसाइल मैन्युफैक्चरर MBDA L&T के साथ पार्टनरशिप कर सकती है, इलेक्ट्रॉनिक्स और एवियोनिक्स के लिए जिम्मेदार थेलेस महिंद्रा ग्रुप के साथ, और इंजन मेकर सैफरन HAL के साथ। और HAL के साथ जो पार्टनरशिप होगी उसमें रफाल के साथ साथ भारत के का प्रोग्राम से संबंधित काम भी शामिल रहेंगे। बाकी द प्रिंट की रिपोर्ट में सोर्सेस के हवाले से कहा गया कि भारत के जो अधिकतर रिक्वायरमेंट्स उनको एड्रेस किया गया है, हालांकि फिर भी अभी इस प्रस्ताव को डिटेल में एग्जामिन किया जा रहा है। पर यह जरूर कहा गया कि इसमें जो मेजर रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी हो रही हैं, और अगर इसमें कोई भी मेजर क्लैरिफिकेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी तो फिर ये जो प्रोसेस है ये सीधा कॉस्ट और कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशंस में शिफ्ट होगी। और ऑफिशियल्स चाहते हैं कि ये जो डील है ये इस फाइनेंशियल ईयर के अंत से पहले ही साइन हो जाए। बाकी भारतीय वायुसेना के 36 रफाल, भारतीय नौसेना के 26 रफाल M और अभी 114 रफाल फाइटर्स, तो इन सब को मिलाकर भारत के पास टोटल 176 यानी कि 176 रफाल एयरक्राफ्ट की फ्लीट हो जाएगी। और द प्रिंट की रिपोर्ट में भी कहा गया कि फ्रांस की तरफ से प्रस्तावित जो कीमत है वो भारत की DAC द्वारा क्लियर किए गए प्रपोजल के अंदर ही है, यानी कि रुपीज़ 3.25 लाख करोड़। रही बात स्वदेशीकरण की, तो उसमें कम से कम 40% तक स्वदेशी कंटेंट की मांग रखी गई है, और जो कि फाइनल प्रोडक्शन बैच तक 60% तक बढ़ाया जाएगा। बाकी डसॉल्ट एविएशन MRO फैसिलिटी भारत में स्थापित करने का प्रस्ताव भी दे चुकी है। भारत की डिफेंस फर्म VTDS ने यूरोपियन फर्म डेयस ऑटोमेशन के साथ पार्टनरशिप की अनाउंसमेंट करी है, और इस पार्टनरशिप के साथ वे स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन सेक्टर में कोलैबोरेट करेंगे। और कंपनी का कहना है कि स्मॉल कैलिबर एम्यूनिशन सेक्टर में ये दोनों देशों के बीच पहला इस तरह का प्रमुख टेक्नोलॉजी ट्रांसफर कोलैबोरेशन है, और ये कोलैबोरेशन उन्हें एडवांस्ड इंटरनेशनल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजीज और एक्सपर्टीज का एक्सेस प्रदान करेगा, जो कि एम्यूनिशन प्रोडक्शन कैपेबिलिटीज के मामले में भारत के स्वदेशी डेवलपमेंट में कंट्रीब्यूट करेगा। और VTDS का कहना है कि इस पार्टनरशिप के माध्यम से जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज प्रोवाइड की जाएंगी वो इंटरनेशनल क्वालिटी बेंचमार्क्स, प्रिसिशन इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड्स और एक मॉडर्न प्रोडक्शन सिस्टम पर आधारित होंगी। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि दिल्ली में 4 से 7 अगस्त तक इंडिया रशिया आर्मी लैंड सिस्टम सब ग्रुप की 5वीं मीटिंग कंडक्ट की गई थी, जिसमें मिलिट्री एंड मिलिट्री टेक्निकल कॉपरेशन को और बढ़ावा देने के लिए महत्वपूर्ण डिस्कशंस हुए हैं। और इसका उद्देश्य है दोनों देशों के बीच एक बायलैटरल डिफेंस पार्टनरशिप को और भी मजबूत करना। भारत की बेंगलुरु बेस्ड प्राइवेट स्पेस स्टार्टअप जिसका नाम है एस्ट्रोबेस स्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड, तो इन्होंने इनके द्वारा बनाया गया भारत का पहला फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन यानी कि FFSC रॉकेट इंजन को अनवील किया है, जो कि 80 टन की क्लास का है, बेंगलुरु में ही फुल्ली इंटीग्रेटेड है, डिजाइंड और मैन्युफैक्चर्ड है। अब जो ये FFSC रॉकेट इंजन होते हैं ये हाईली एफिशिएंट होते हैं, इनकी जो इंजन लाइफ होती है वो भी अच्छी खासी होती है, और रीयूजेबल रॉकेट्स के लिए विशेष रूप से काफ़ी ज़्यादा सुटेबल माने जाते हैं। और इसी वजह से SpaceX ने भी रैप्टर के लिए FFSC को चुना है। बाकी इसरो के द्वारा अभी तक जितने भी वर्ल्ड क्लास इंजन्स विकसित किए गए तो उनमें से कोई भी फिलहाल अभी तक इस फुल फ्लो स्टेज्ड कंबशन साइकिल का इस्तेमाल नहीं करता है। बाकी भारत का जो ये पहला प्राइवेटली बिल्ट फुली इंटीग्रेटेड FFSC रॉकेट इंजन है, और वैसे इसका नाम रखा गया एवरेस्ट। तो इसका जो सब स्केल वर्जन है वो तो ऑलरेडी हॉट फायर हो चुका है, लेकिन अभी इस फुल स्केल वर्जन की हॉट फायर टेस्टिंग बाकी है। और इस बात में कोई संदेह नहीं है कि भारत में इस तरह का फुली इंटीग्रेटेड FFSC इंजन बनाना ये निश्चित रूप से भारत के स्पेस सेक्टर के लिए एक बेहद ही महत्वपूर्ण माइलस्टोन है। और अभी तक SpaceX का रैप्टर ही एकमात्र ऐसा FFSC इंजन फैमिली से है जो कि ऑपरेशनल स्पेस फ्लाइट तक पहुंचा है, लेकिन अब भारत की कंपनीज भी इस दिशा में बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है।
बेंगलुरु में HAL का जो एयरपोर्ट है वो भारत का पहला ऐसा एयरपोर्ट बना है जहाँ पे रिक्वायर्ड नेविगेशन परफॉर्मेंस कैटेगरी H, शॉर्ट फॉर्म में कहिए RNP कैट H, इस हेलीकॉप्टर अप्रोच प्रोसीजर को जहाँ पे ऑपरेशनलाइज किया गया है और इस सिस्टम को एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डेवलप किया है, HAL के टेस्ट पायलट ने वैलिडेट किया है और DGCA द्वारा इसे अप्रूव किया गया है। अभी RNP कैट H है क्या, तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि हेलीकॉप्टर्स के लिए ये एक GPS प्रिसिशन लैंडिंग है। पहले होता यह था कि जो हेलीकॉप्टर्स हैं उनको लैंड करने के लिए अधिकतर समय ग्राउंड बेस्ड नेविगेशन एड्स, अपने विजुअल रेफरेंसेस और एयर ट्रैफिक कंट्रोल गाइडेंस, तो इस पर निर्भर रहना पड़ता था। लेकिन इस RNP कैट H की मदद से जो हेलीकॉप्टर्स हैं अब वो भी सैटेलाइट बेस्ड नेविगेशन का इस्तेमाल कर पाएंगे ताकि एक्सट्रीमली प्रिसाइज और प्री डिफाइंड 3D फ्लाइट पाथ को फॉलो कर सकें। इस सिस्टम की मदद से जो अप्रोच टाइम है वो 12 मिनट से घटकर 4 मिनट तक हो सकता है। ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूल भी सेव करता है, एयरक्राफ्ट की अवेलेबिलिटी को इम्प्रूव करता है, सेफ्टी वाला पॉइंट तो उसमें है ही, और इस तरह के और भी कई सारे फायदे हैं। और इसको आप एक तरह से फ्लाइट नेविगेशन इंफ्रास्ट्रक्चर में एक मेजर अपग्रेड कह सकते हैं। पर स्पष्ट कर दें कि फिलहाल अभी ये केवल HAL के एयरपोर्ट पर है जो कि बेंगलुरु में है। इंडिया टुडे की रिपोर्ट के मुताबिक जम्मू कश्मीर को टारगेट करने के लिए अपने आतंकी इकोसिस्टम को रिवाइव करने के लिए जो पाकिस्तान की ISI है वो हमास लिंक नेटवर्क्स और गाजा कॉन्फ्लिक्ट का फायदा उठाने के प्रयास में है और इंटेलिजेंस असेसमेंट में हमास से जुड़े हुए प्रोपेगेंडा, पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन, कुछ छुपाए गए वेपन्स और स्थानीय युवाओं को कट्टरपंथी बनाने के प्रयासों के बीच संभावित कोऑर्डिनेशन की आशंका जताई गई है। और जो पाकिस्तान है वो हमास से जुड़े हुए ऑपरेशनल मेथड्स को स्टडी कर रहा है और भारत के खिलाफ ऑपरेट करने वाले आतंकी संगठनों के लिए वो उन टैक्टिक्स के कुछ एलिमेंट्स को अपनाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो ISI है वो लश्कर के पंजाबी गुट के कैडर्स को हमास से जुड़े हुए ऑपरेशन के तरीकों से परिचित कराना चाहती है, जिसमें कोऑर्डिनेटेड इन्फिल्ट्रेशन, मोबाइल लॉजिस्टिक्स, अर्बन असॉल्ट टेक्निक्स ये सभी शामिल हैं। और इस बात की भी चेतावनी है कि पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठन मैरीटाइम ऑपरेशंस जैसे क्षेत्रों में हमास के कैडर्स के साथ आपसी सहयोग या फिर उनके अनुभव को साझा करने की कोशिश कर सकते हैं। और इन सब गतिविधियों के लिए POK का जो रावलकोट है उसे उस इम्पॉर्टेंट प्लेटफॉर्म की तरह आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे हमास से लिंक रखने वाले रिप्रेजेंटेटिव्स और पाकिस्तान बेस्ड जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरेक्शंस में इन्वॉल्व रहते हैं। बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज विशेष रूप से इन प्रयासों को काफ़ी एग्जामिन कर रही है जिसमें युवाओं को सोशल मीडिया, रिलीजियस प्लेटफॉर्म्स, प्रोपेगेंडा, तो इन सब के थ्रू रीच करने की कोशिश की जाती है ताकि उन्हें राजनीतिक और सामाजिक शिकायतों के लिए इस बात के लिए उकसाया जा सके कि इनका उत्तर केवल मिलिटेंसी है। और इनपुट्स ऐसे भी हैं कि जम्मू कश्मीर में जो सक्रिय आतंकी हैं उनके बीच टर्किश ओरिजिन की 9mm जिग्ना पिस्टल्स भी घूम रही हैं और सिक्योरिटी फोर्सेस पहले के कई काउंटर टेरर ऑपरेशंस में इन टर्किश मेड पिस्टल्स को रिकवर भी कर चुकी है, विशेष रूप से श्रीनगर और पुंछ राजौरी वाले रीजन में। बाकी आतंकियों से याद आया, पाकिस्तान ने सऊदी अरेबिया और टर्की के साथ एक जॉइंट डिफेंस एग्रीमेंट साइन किया है और इस एग्रीमेंट का पर्पस है किसी भी तरह के हमले के खिलाफ मिलकर सुरक्षा को मजबूत करना। और इसमें यह भी तय किया गया है कि अगर तीनों में से किसी भी एक देश पर हमला होता है तो उसे सभी पर हमले की तरह माना जाएगा। खैर इस पर हम बस यही कहेंगे ठीक है, मानने में क्या जाता है। बाकी जो गरीब होवे है वो, चलिए अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2015 में जम्मू कश्मीर के गुरेज सेक्टर में कैप्टन प्रेम कुमार पाटिल ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2002 में ऑपरेशन पराक्रम के दौरान लेफ्टिनेंट सचिन अजीत मिराजकर वीर गति को प्राप्त हुए थे। आज के दिन 2018 में जम्मू कश्मीर में अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए मेजर कौस्तुभ राणे, गनर विक्रमजीत सिंह, राइफलमैन मनदीप सिंह रावत और राइफलमैन हमीर सिंह ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 1965 में नायक राम कुमार वीर गति को प्राप्त हुए थे और इन्हें मरणोपरांत वीर चक्र से सम्मानित किया गया। आज के दिन सन 2000 में 25 असम राइफल्स के राइफलमैन बल बहादुर छेत्री वीर गति को प्राप्त हुए थे। और आपके लिए आज का प्रश्न है कि भैरव कमांडोज की मुख्य जिम्मेदारी क्या है। और अब समय है आज के टॉप 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। उम्मीद है आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपके कोई भी सुझाव या सवाल हो तो उसके लिए कमेंट सेक्शन ओपन है। और अगर आप डिफेंस रिलेटेड और भी एक्सक्लूसिव कंटेंट में दिलचस्पी रखते हैं तो आज ही प्ले स्टोर से डिफेंस स्क्वाड की सुपर ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो squadron.in पे जाके हमारे नए डिज़ाइंस को भी चेकआउट जरूर करें। बाकी जल्द मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।